सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। नवरात्रि हो गई सर, कहा जाता है कि दशहरा में रावण रूपी जो बुराइयां है उसका हम लोगों ने दहन कर लिया, लेकिन आपको देखा जाता है कि अक्सर गाँव में नज़र आ जाते हैं। चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, पिछले बार भी मैंने बात की थी, चाहे मिड डे मील की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में कहा जा रहा है कि बोकारो जिले में अब युवा ही उसके कर्णधार बनने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत जिले में आपने कर दी है। सबसे पहले तो सभी बोकारो वासियों को नवरात्रि बहुत शांतिपूर्वक आप सभी ने पार किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। माँ अम्बे आप सभी की सारी इच्छाओं को पूरी करें। जहाँ तक बात युवा शक्तियों द्वारा बोकारो को थामने की है, तो ये आज से नहीं। इस देश के युवा अपने अपने कर्तव्यों को जानते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा करने को लेकर सभी संकल्पित भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे कारण से किसी चीज़ की शुरुआत होती है। युवा वर्ग की अपनी एक सोच है, आगे बढ़ने की सोच है। गलत कहीं हो रहा हो तो उसका विरोध करने का उन लोगों की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। तो अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। क्रेडिट तो आपकी पार्टी में आप ही को दिया जा रहा है कि महावीर जी ने शुरुआत कर दी है। अब बोकारो जो शहरी क्षेत्र में भी नज़र आने लगा, यूथ के जो जिला अध्यक्ष है वो भी आपके रास्ते पर चलने लगे हैं। चंदनक्यारी में युवा नज़र आने लगे, बैरमो पूसो गोमिया में भी नज़र आने लगे। देखिए, युवा कुछ बेहतर करने का सोचते हैं, लेकिन तब तक वो बेहतर करने की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं जब तक उन्हें सीनियर्स का मार्गदर्शन ना मिले। आप जानते हैं कि बिना मार्गदर्शन के अगर कोई भी कार्य को किया जाए तो उसमें काफ़ी गलतियां हो सकती हैं। तो मैंने सिर्फ, अगर आप धनगढ़ी के विषय में विशेष बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आपके चैनल को डी फोकस को आभार प्रकट करना चाहूँगा। दिनांक 24 तारीख को जिला प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से उनके घर को क्षतिग्रस्त किया गया, जमींदोज किया गया, ये जानकारी मुझे भी आपसे मिली और आपके चैनल ने लगातार धनगढ़ी के मुद्दे को रखा और मुझे भी आपके चैनल के माध्यम से जब जानकारी मिली थी तो मैं अपने उन भाइयों बहनों के साथ था, आज भी हूँ। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रफीक जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। उनके साथ जियाउल जी थे, हमारे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, आप युवाओं की बात करते हुए उनको भूल जा रहे हैं, सगीर अंसारी, वो भी वहाँ पहुँचे थे। तो लोगों को जाना चाहिए धनगढ़ी की जब आपने बात छेड़ दी है, कहा जा रहा है कि धनगढ़ी का हाथ थामने वाला, धनगढ़ी में जब दुख दर्द आया तो उसका पहला मददगार के रूप में महावीर सिंह चौधरी वहाँ सामग्री लेकर पहुँचते हैं, लेकिन खुद नहीं पहुँच पाते हैं। आगे क्या रणनीति है धनगढ़ी को लेकर? महावीर जी वहाँ जाएंगे या ऐसे ही खामोश रहकर अपना मदद करेंगे? मैं वहाँ नहीं जाकर भी वहीं पर हूँ, लोगों के साथ हूँ। लेकिन धनगढ़ी का जो मुद्दा है उसे सिर्फ धनगढ़ी तक आप सीमित मत समझिए। मैं तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि बहुत सारे कारण से हैं, बहुत सारे ऐसे सोच है जिस कारण से आप धनगढ़ी नहीं जा पा रहे, मैं भी नहीं जा पाया अभी तक। तो आप जहाँ हैं, आप धनगढ़ी के विस्थापित भाई बहनों के समर्थन में आप उसी जगह पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करें। मैं करने जा रहा हूँ। अब आप कोई लीडर अगर महावीर चौक के हैं तो आप महावीर चौक में करें, कोई जोड़ाड़ी मोड़ से जोड़ाड़ी मोड़ में करें। तो जो जिस चौक से बिलोंग करते हैं आप वहीं पर एक दिवसीय धरना अगर उनके सपोर्ट में करेंगे तो एक मैसेज जाएगा सरकार तक। हालांकि दुख इस बात का है, जिनको मैसेज वहाँ तक देना था वो तो अभी तक उन्होंने दिया नहीं। तो सभी राजनीतिक दल के लोगों को अपने अपने स्तर से अपने अपने चौक, अपने अपने चौराहों पर उनके समर्थन में एक दिवसीय धरना देना चाहिए। निश्चित तौर पर राज्य सरकार तक ये मैसेज जाएगा और राज्य सरकार उन लोगों के प्रति संवेदनशील होगी। संवेदनशील होगी सरकार। कहा जाता है कि कौम विशेष के लोग वहाँ बहुसंख्यक हैं,
क्या इसी वजह से दूसरे पार्टी के लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं? आपको क्या कुछ ऐसा महसूस होता है? अगर धनगढ़ी के विस्थापित भाइयों बहनों को आज कौम के रूप में कोई देख रहा है कि विशेष कौम के रूप में देख रहा है तो 1958 से 1962-63 के पीरियड में भी देखना चाहिए था, जब उन्होंने बोकारो के सर्वांगीण विकास के लिए अपना सब कुछ दे दिया। उस वक्त उन लोगों ने जो अपनी ओर से अपना सर्वस्व कुर्बान किया इस बोकारो की भूमि के लिए, उस वक्त क्या वो कौम नहीं? बोकारो की तरक्की में जितना अहम योगदान हम लोगों का है उतना ही उन लोगों का भी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जाति धर्म एक अलग मैटर है। उन लोगों के द्वारा दिया गया त्याग किसी विशेष कौम को सोचते हुए अगर उस त्याग को लोग भूल रहे हैं तो ये उनकी सोच पे मुझे दुख है। एक और मुद्दा है, धनगढ़ी की बात तो है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। धनगढ़ी के लोग आज भी तिरपाल के नीचे रह रहे हैं अध्यक्ष जी, लेकिन अक्सर आपको अब देखा जा रहा है कि बोकारो ज़िले में जो निजी नर्सिंग होम है उनकी मनमानी बड़े बेतरतीब तरीके से बोकारो ज़िले में बढ़ी हुई है। ऐसा जो हॉस्पिटल जाते वो लोग कहते हैं, और आप भी लगातार इस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। क्या कुछ होगा इससे लेकर, कुछ बेहतर चीज़ सामने आएगा, या इसी तरह उनकी जो सोच है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी? देखिए, ये जो निजी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के बीच की मिलीभगत की बात मेरे सामने आई थी जी। कई एक निजी अस्पतालों से रोगियों के जो अटेंडेंट हैं उनके द्वारा मुझे फ़ोन किया गया था कि आप इस जगह आए, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बिल बना हुआ है। मैं उस जगह पर जब पहुँचा तो मैंने उन लोगों से बातें शुरू की कि भाई आप यहाँ कैसे आए, कि हम सदर गए थे, सदर में डॉक्टर्स के द्वारा कहा गया कि यहाँ बेहतर व्यवस्था नहीं है। वहाँ की सैया के द्वारा कहा गया कि चलिए मैं आपको कहीं ले चलती हूँ, वहाँ पे इलाज होगा आपका बेहतर। और उन लोगों ने हमें लाकर यहाँ फंसा दिया और देखिए अभी इतना बिल हो गया। उस वक्त ये बात मेरे संज्ञान में आई तो मैंने पिछले विश्वत्री के बैठक में इस बात को रखा था, प्रस्ताव में शामिल है कि ये मिलीभगत पे रोक लगे। इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हमारे जिला विश्वत्री उपाध्यक्ष श्री देवाशीष मंडल जी ने और हमारे जिला विश्वत्री सदस्य श्री कन्हैया जी ने भी माननीय मंत्री महोदय को, जब वो आए थे 2 अक्टूबर के दिन बोकारो, उनको इस विषय में जानकारी दी है। उन्होंने सिविल सर्जन से इन संबंध में बात भी किया। उम्मीद है कार्रवाई हो। और मैं स्वयं सिविल सर्जन से इस विषय में, देखिए बहुत ही छोटा मैटर है। अगर स्वास्थ्य विभाग चाहे तो सारे निजी अस्पतालों की पोल एक दिन में खुल जाएगी। सभी निजी अस्पतालों के CCTV फुटेज को, 15 दिनों के फुटेज को वो अपने अंदर ले और उसकी जांच करें। सरकारी डॉक्टर्स भी सामने आ जाएंगे, सैया भी सामने आ जाएगी। और लेकिन सर पोल कैसे खुलेगी? कहा जाता है कि जो आपके सरकारी डॉक्टर्स हैं या सरकारी चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से मोटी कमाई उनकी आमदनी का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। देखिए, वर्षों से, चूँकि मेरे संज्ञान में तो कुछ दिनों पहले आया ये मैटर, लेकिन ये तो वर्षों से चला आ रहा होगा। कहीं ना कहीं तो है कुछ, लेकिन इतना आश्वस्त जरूर करूंगा कि जब तक मैं इस पद पे हूँ, जब तक सरकार ने मुझ पर भरोसा किया हुआ है। सदर अस्पताल में ही नहीं, मैंने कई एक दफ़े इसके पहले भी कहा है, सारे विभाग में बिचौलिया हावी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में कोई बाहर से बिचौलिया नहीं, वहाँ कार्यरत लोग ही बिचौलिए का काम कर रहे हैं। तो किस बात? तब सरकार की तनख्वाह भी लेंगे और बिचौलिए का भी काम करेंगे। बहुत ही गलत हो रहा है और बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। मैंने आपसे कहा कि मैं सिविल सर्जन महोदय से इस विषय में बात करूंगा और प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी रडार में आएंगे उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए इस पर। तो महावीर सिंह चौधरी इतने खामोश कब से हो गए हैं? उग्र रूप आपका लोग देख नहीं पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो महावीर नज़र नहीं आता है जो पहले हुआ करता था। देखिए, हमारे देश में जो व्यवस्था है, विधान पालिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका का, तो विधान पालिका का कार्य है कार्यपालिका को एक निर्देश देने का। अगर कार्यपालिका अपना काम सही ढंग से नहीं करती तो निश्चित तौर पर 50 प्रखंड के लोग अपने उसी भाई को देखेंगे जिस भाई को वो देखना चाहते हैं।
चलिए, शिक्षा विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, धनगरी की बात करें, आपके अपने विभाग में आते हैं जहां आपका कार्यालय है 50 ब्लॉक की जब भी बात आती है, आप भी जानते हैं ब्लॉक में क्या कुछ खेल चल रहा है। यहाँ भी लोग कहते हैं कि बीच में जब तक मीडिएटर नहीं होगा आपका कोई काम नहीं होगा। पिछले 7-8 महीनों के कार्यकाल में मैंने इस बात को नोटिस में लिया है और मैं आपके माध्यम से आज खुलकर ही इस बात को रखना चाहूँगा। 50 प्रखंड परिसर में हमारे जो अंचल कार्यालय हैं, कुछ प्रज्ञा केंद्र ऐसे हैं जो बिचौलिए की भूमिका निभा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक चास के ही एक ग्रामीण ने अपना आवेदन भी दिया था अंचलाधिकारी को। उससे EWS के नाम पर 1200 रुपये की उगाही की गई थी। उसके पास उसका रिकॉर्ड था, सबूत था, उसने आवेदन दिया। मैंने जब इस विषय में अंचलाधिकारी से कहा कि इस विषय में क्या कोई कार्रवाई किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो विभाग से चूँकि संबंधित व्यक्ति नहीं है इसलिए मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वही लड़का और उसके साथ फाइल लेके आते हैं और काम करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं खुलकर कहना चाहूँगा कि इसमें विभाग के अधिकारी भी बराबर के दोषी हैं। मैं बहुत जल्द इस विषय में उपायुक्त महोदय से मिलूँगा और सारी की सारी बातें उनके समक्ष रखूँगा और उनसे आग्रह करूँगा कि ऐसे प्रज्ञा केंद्रों पर जांच किया जाए और जब तक जांच का कोई रिजल्ट नहीं है ऐसे प्रज्ञा केंद्र संचालकों को अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय में घुसने पर पाबंदी लगाए। सर, आप हमेशा छोटी मछली की बात क्यों करते हैं? बड़ी मछली जब CO साहब ही उनके कार्यालय में ही लोग आते जाते हैं तो उनकी बात आप अधिकारी की नहीं करते हैं, प्रज्ञा केंद्र की बात करके आप टाल देना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा कि अधिकारियों के साथ उनकी मिलीभगत है तो आप समझ सकते हैं। अंचलाधिकारी महोदय हो और या फिर कोई भी अधिकारी जो भी इसमें सम्मिलित है, कोई नहीं बचने वाला है, आश्वस्त करता हूं। चंदन क्यारी अंचल अधिकारी को लेकर तो आंदोलन की भी घोषणा हो गई है। हाँ, मुझे पता चला कि एक अभियान संघर्ष समिति है किसान भाइयों का, वहाँ कुछ समस्याएं थी, उसको लेकर वो लोग आंदोलन करने जा रहे हैं 11 अक्टूबर को। मैं आंदोलन नहीं करूँगा, फिलहाल नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार ने मुझ पर जिम्मेदारियाँ दी है सिस्टम को सुधारने का। मैं अपनी ओर से जो भी मुझे ताकत मिली है उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम सुधारने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक बात आंदोलन की है तो लोकतंत्र में एक सामान्य इंसान को आंदोलन करने की पूरी छूट है। वो धरना दे सकते हैं, आमरण अनशन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए अंतिम अस्त्र के रूप में ही प्रयोग किया जाए तो अच्छा है। नहीं सुधरेंगे तो क्या होगा? सुधरना है, निश्चिंत रहिए। हेमंत सोरेन जी की सरकार है। पिछली सरकार होती तो आप लोग भी ये सोच सकते थे कि लेकिन लोग तो कहते हैं सर कि पिछली सरकार में अधिकारी ज़्यादा डरते थे। अधिकारी संबंधित राजनीतिक पार्टी के लोगों से ही डरते थे। और डर, मैं ये नहीं कह रहा कि अधिकारियों को डरना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको जो पेमेंट मिलता है वो उन आम लोगों के टैक्स का पैसा है, इस चीज़ को याद रखना चाहिए। आप सरकार के प्रतिनिधि जरूर है लेकिन जनता के आप नौकर हैं। जिस दिन आप इस चीज़ को भूलिएगा, आप जान लीजिए कि आप किसी न किसी आंदोलन को हवा दे रहे हैं। हेमंत है तो हिम्मत है, चलेगा झारखंड में आने वाले समय में। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं अभी आंगनबाड़ी वालों का मुद्दा हो या पारा शिक्षकों का हो या पेंशन से संबंधित हो, बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े निर्णय हेमंत सोरेन साहब ने लिया है। और आपको तो जानकारी होगा ही, और मैं आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूँगा कि फिर से सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आ रहा है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में तो 99% पिछले को भी सफल बताया गया था, हकीकत है 20 से 25% ही सफल हुआ है। तो अब जो पिछले सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में 20 सूत्री का गठन नहीं हुआ, इस बार जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है इसमें 20 सूत्री का गठन हो चुका है। और हम पूरा ध्यान रखेंगे कि ये जो हेमंत साहब का एक योजना तो कार्यक्रम आएगा सर, ये मुझे भी पता है कार्यक्रम आएगा सरकार आपके द्वारा। झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे खड़ी रहेगी, कांग्रेस एक बार फिर पीछे ही खड़ी नजर आएगी।
देखिए, जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में बहुत ही अच्छे रिलेशन में हैं। हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। यहाँ ना कोई आपको आगे दिखेगा ना कोई पीछे दिखेगा, हम एक साथ आपको जनता की सेवा करते हुए नजर आएंगे। तो धनगरी के लोगों को जो अभी पीड़ित हैं उनके मदद के लिए सभी पार्टी के लोगों को आगे आना चाहिए और अपने क्षेत्र में जाकर आप धरना दीजिए ताकि सरकार तक उनकी समस्या जाए और सरकार एक सकारात्मक हल निकाले। साथ ही साथ ये महावीर सिंह चौधरी है जिन्होंने साफ साफ कहा है कि महावीर सिंह चौधरी खामोश नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जो दायित्व दिया गया है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत, उस दायित्व को मैं पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निभाना चाहता हूं। लेकिन अगर मुझे और मेरी सरकार को मजबूर किया गया तो हम उस मजबूरी का जवाब भी पूरे तन के देंगे और उस समय लोगों को समझ में आएगा कि महावीर सिंह चौधरी खामोश हो सकता है तो बोल भी सकता है।